अगर हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखें ना तो कोई लकीरें नहीं दिखती, कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नहीं होती। हाँ बिल्कुल, बस एक विशाल नीला और हरा गोला दिखाई देता है। सही बात है। लेकिन अगर हम थोड़ा जूम इन करें तो हमें एक ऐसा भूभाग दिखता है जो बिल्कुल भी स्थिर नहीं है। मतलब एक ऐसा भूभाग जो आज भी इसी पल हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर की गति से उत्तर की ओर खिसक रहा है। क्या बात है। तो आज की इस गहन चर्चा में हमारा मिशन इसी भूभाग यानी भारत की चीर-फाड़ करना है। बिल्कुल। हम आज एक वर्चुअल गूगल अर्थ की तरह काम करेंगे। पहले अंतरिक्ष से दुनिया को देखेंगे, फिर जूम इन करके भारत के पहाड़ों और नदियों को समझेंगे, और फिर और ज्यादा जूम इन करके यहाँ की जो जटिल सीमाएं हैं, जो विविध लोग हैं और जो अनोखे वन्य जीव हैं, उन तक पहुंचेंगे। हाँ, और मैं बता दूं कि ये सफर सिर्फ नक्शे पर जगहों के नाम रटने के बारे में नहीं है। एकदम सही कह रही हैं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पहाड़ कैसे राजनीति तय करते हैं, नदियां कैसे सरहदें बनाती हैं, और करोड़ों साल पुरानी जो भूगर्भीय हलचलें हैं वो आज के इंसानों का रहन सहन कैसे तय कर रही हैं। देखा जाए तो ये भूगोल, इतिहास और कूटनीति का एक बहुत ही जटिल और दिलचस्प जाल है। बिल्कुल। तो चलिए अपने इस वर्चुअल गूगल अर्थ को सबसे पहले ग्लोबल व्यू पर सेट करते हैं। हाँ चलिए। भारत पर जूम इन करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये देश इस नीले गोले पर आखिर है कहाँ। सही बात है। हम सभी बचपन से पढ़ते आए हैं कि दुनिया में 7 महाद्वीप और 5 प्रमुख महासागर हैं। हाँ, और एशिया क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही मामलों में सबसे बड़ा है। बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, जबकि अंटार्कटिका जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा है। और भारत इसी विशाल एशियाई महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में बसा है। हाँ, लेकिन देखिए भूगोल में कुछ ऐसे शब्द हैं जो अक्सर दिमाग को उलझा देते हैं, जैसे कि यूरेशिया। अरे हाँ, यूरेशिया एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है सुलझन का, है ना। अक्सर लोग सोचते हैं कि यूरोप और एशिया पूरी तरह से अलग अलग जमीन के टुकड़े हैं। चलिए इसे थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। इसे समझने के लिए मैंने हमेशा एक एनोलॉजी का इस्तेमाल किया है। अच्छा, वो क्या है? मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा घर है जिसमें 2 विशाल कमरे हैं, लेकिन उन दोनों कमरों के बीच ईंट या सीमेंट की कोई पक्की दीवार नहीं है। हाँ। बस बीच में एक बड़ा सा पर्दा टंगा हुआ है। तो यूरेशिया वही घर है, यूरोप और एशिया वे 2 कमरे हैं, और वो जो पर्दा है वो यूराल पर्वत की श्रृंखला है जो इन दोनों को अलग करती है। बिल्कुल, बस एक प्राकृतिक पर्दा है। ये कमरों और पर्दे वाली एनालॉजी एकदम सटीक है। और इसी तरह ओशियानिया कोई एक देश नहीं है। हाँ, उसमें तो ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के हजारों द्वीप शामिल हैं, है ना। बिल्कुल। और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को मिलाकर हम अमेरिका कह देते हैं। खैर, जब हम महासागरों की बात करते हैं तो एक और बहुत बड़ी गलतफहमी सामने आती है। हाँ, वो प्रशांत महासागर वाली। हाँ, जो असल में हमारे 2D नक्शों की वजह से पैदा हुई है। अगर हम दुनिया का कोई आम चपटा नक्शा देखें तो ऐसा लगता है कि प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन दुनिया के दोनों किनारों पर बटा हुआ है। हाँ, आधा नक्शे के बाईं तरफ और आधा दाईं तरफ। सच बताऊं तो बचपन में मुझे भी यही लगता था कि ये 2 अलग अलग समंदर हैं, है ना। लेकिन चूंकि पृथ्वी गोल है तो ये वास्तव में एक ही विशाल अखंड जल निकाय है। बिल्कुल। प्रशांत महासागर क्षेत्रफल, आयतन और गहराई तीनों ही पैमानों पर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। और आर्कटिक सबसे छोटा है। हाँ, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे खास बात है वो हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन को लेकर है। अरे हाँ, ये पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी एक देश यानी भारत के नाम पर रखा गया है। बिल्कुल। और ये प्राचीन काल से ही वैश्विक व्यापार और समुद्री रास्तों में भारत की रणनीति की अहमियत को दर्शाता है। ये सच में एक ऐसा बिंदु है जो हमें भारत के महत्व का एहसास कराता है। तो अब चूंकि ये स्पष्ट हो गया है कि वैश्विक संदर्भ में हम कहाँ खड़े हैं, तो अब जूम इन करने का समय आ गया है। बिल्कुल। आइए अब हम अपने वर्चुअल गूगल अर्थ को थोड़ा और जूम इन करते हैं। बादलों के पार से होते हुए अब हम भारत की भौगोलिक संरचना पर नजर डालते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसका जो 32 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का भूभाग है, उसे मुख्य रूप से 5 प्राकृतिक विभाजनों में बांटा जाता है ना। हाँ,
और ये 5 विभाजन इस देश के पूरे इकोसिस्टम की रीढ़ हैं। तो सबसे ऊपर उत्तर में विशाल हिमालय की पर्वतमालाएं हैं। फिर उससे नीचे आते हैं उत्तरी मैदान यानी नॉर्दर्न प्लेन्स, जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी महान नदियों द्वारा लाए गए खनिजों और उपजाऊ मिट्टी से बने हैं। बिल्कुल। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार या पेनिनसुला प्लेटो, जो दक्षिण भारत का बड़ा हिस्सा है। चौथा पश्चिमी और पूर्वी घाट के किनारे फैले हुए तटीय मैदान। और पांचवां हमारे द्वीप समूह अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। एकदम सही। लेकिन इन सब में मुझे जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है जी वो है इस प्रायद्वीपीय पठार का इतिहास। हाँ, यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि यह हिस्सा हमेशा से ऐसा नहीं था। जो स्रोत और रिसर्च मौजूद हैं वे बताते हैं कि ये भूभाग कभी गोंडवाना लैंड नाम के एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करता था। बिल्कुल। और वहां से टूटकर ये भारतीय प्लेट लगभग 9 करोड़ साल तक उत्तर की ओर खिसकती रही और अंततः यूरेशियन प्लेट से जा टकराई। और इसी महाटकराव के मलबे से हिमालय पैदा हुआ, है ना? हाँ। और इस टकराव का नतीजा सिर्फ पहाड़ बनना नहीं था। अगर हम थोड़ा गहराई में जाएं तो इस घटना ने पूरी दुनिया का मौसम बदल दिया। वो कैसे? देखिए, हिमालय के इतने ऊंचे होने की वजह से ही मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली हवाएं भारत में नहीं आ पाती। अच्छा, तो अगर हिमालय नहीं होता तो भारत का एक बड़ा हिस्सा शायद एक ठंडा रेगिस्तान होता। बिल्कुल। और दूसरी तरफ ये ऊंचे पहाड़ ही मॉनसून के बादलों को रोककर पूरे उपमहाद्वीप में बारिश कराते हैं। वाओ! लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल सीधा आता है। जी बताइए। अगर प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का हिस्सा है जो उत्तर की ओर खिसकते हुए एशिया से टकराया था, तो क्या भारत अभी भी एशिया से टकरा रहा है? यही तो सबसे बड़ा भूगर्भीय रहस्य है। यह टकराव आज भी रुका नहीं है। सच में? हाँ, जो डेटा हमारे पास है वह पुष्टि करता है कि भारतीय प्लेट आज भी लगभग 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से उत्तर की ओर बढ़ रही है। वाओ! और ये जो निरंतर दबाव बन रहा है ना, इसी के कारण हिमालय की ऊंचाई आज भी 2 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। ये सच में दिमाग घुमा देने वाला तथ्य है। मतलब जिस जमीन को हम अचल और ठोस मानते हैं वो असल में एक धीमी गति वाली ट्रेन की तरह आगे बढ़ रही है। बिल्कुल। जमीन का ये टुकड़ा आज भी सफर कर रहा है। तो अब ये विशाल और खिसकता हुआ भूभाग दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत 7 अलग अलग देशों के साथ लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी जमीनी सीमा साझा करता है। और अब हम अपने सफर के उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां भूगोल सीधे तौर पर राजनीति से टकराता है। हाँ, ये बहुत ही पेचीदा मामला है। बिल्कुल। मतलब जब पहाड़ इतने ऊंचे हों और जंगल इतने घने हों तो वहाँ सीमाएं तय करना कैसा होता होगा? मुश्किल होता है। लेकिन देखिए, सीमाओं पर चर्चा करते समय ये स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ उन ऐतिहासिक और राजनीतिक दावों का सिर्फ विश्लेषण कर रहे हैं जो हमारे स्रोतों में मौजूद हैं। हाँ, हम किसी विचारधारा या देश का पक्ष बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। हम सिर्फ निष्पक्ष होकर ये देख रहे हैं कि विवाद पनपते कैसे हैं। एकदम सही। यहाँ बात सच में बहुत गहरी हो जाती है। जब हम एक आम नक्शा देखते हैं ना, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कागज पर एक साफ बारीक लकीर जैसी लगती हैं। जैसे किसी ने स्केल लिया और लाइन खींच दी। बिल्कुल। लेकिन असल जिंदगी में जब वो लकीर किसी उफनती नदी, दुर्गम ग्लेशियर या दलदल से गुजरती है तो विवाद होना लगभग तय है। हाँ। जैसे भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है जो 4096 किलोमीटर है और सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ। और अगर हम भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा की बात करें, जिसे रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है, तो उसमें एक विवाद है सर क्रीक का। हाँ, जो कच्छ के रण के पास है। ये सुनने में तो एक छोटी सी जगह लगती है, लेकिन इसके पीछे का मैकेनिज्म बहुत गहरा है। बिल्कुल। सर क्रीक दरअसल गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच एक 96 किलोमीटर लंबी पानी की पट्टी है। अच्छा। अब यहाँ विवाद सिर्फ जमीन का नहीं है, विवाद परिभाषा का है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत एक थैल्विक सिद्धांत होता है। इसके अनुसार अगर 2 देशों के बीच कोई नदी है तो सीमा उस नदी के बिल्कुल बीचों बीच मानी जाएगी। तो पाकिस्तान का तर्क क्या है? उनका तर्क है कि सर क्रीक एक ज्वारीय मुहाना है, यानी इसे एक जल निकाय माना जाना चाहिए और इसलिए सीमा इसके पूर्वी किनारे पर होनी चाहिए। और भारत का क्या तर्क है इस पर? भारत ऐतिहासिक नक्शों का हवाला देते हुए इससे मुख्य रूप से एक दलदली इलाका मानता है और कहता है कि सीमा बिल्कुल बीच से गुजरनी चाहिए। लेकिन पानी की एक छोटी सी पट्टी के लिए इतना विवाद क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सीमा रेखा जहां तय होगी उसी आधार पर समुद्र के अंदर
विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तय होगा। ओ, जहां मछली पकड़ने और तेल या गैस निकालने के अधिकार छिपे हैं। बिल्कुल। तो बात महज कुछ किलोमीटर जमीन की नहीं, संसाधनों पर नियंत्रण की है। ये बहुत अहम बात है और यही चीज हमें भारत चीन सीमा पर भी देखने को मिलती है, जो लगभग 3,917 किलोमीटर लंबी है। हाँ, यहाँ के विवाद भी इतिहास और भूगोल की जटिल परतों में दबे हैं। मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में तनाव रहता है। पश्चिमी क्षेत्र यानी अक्साई चिन, मध्य क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र जहां मैकमोहन रेखा स्थित है। स्रोतों के अनुसार 1954 के पंचशील समझौते का अक्सर जिक्र होता है, लेकिन पूर्वी क्षेत्र में चीन मैकमोहन रेखा को वैध नहीं मानता। उनका तर्क है कि 1914 के शिमला समझौते पर जब हस्ताक्षर हुए थे, तब तिब्बत ने इस पर सहमति दी थी, है ना? हाँ, और चीन के अनुसार तिब्बत कभी इतना स्वतंत्र नहीं था कि वो अंतर्राष्ट्रीय संधियां कर सके, इसलिए वे अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर दावा करते हैं। जबकि भारत का रुख इस मामले में एकदम स्पष्ट है। भारतीय कूटनीति शिमला समझौते को पूरी तरह से वैध मानती है और मैकमोहन रेखा को ही अपनी आधिकारिक सीमा स्वीकार करती है। ये दिखाता है कि कैसे 100 साल पुराने हस्ताक्षर आज की राजनीति को आकार दे रहे हैं। कश्मीर विवाद का इतिहास भी कुछ ऐसा ही है। हाँ, जहां 1947 में महाराजा हरि सिंह द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने, फिर कबायलियों के हमले और संयुक्त राष्ट्र के दखल का एक लंबा घटनाक्रम है। और जब भूगोल चरम पर पहुंच जाता है तो विवाद सियाचिन ग्लेशियर जैसे रूप ले लेते हैं, जो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। वहां कोई संसाधन नहीं है, बस बर्फ और 0 से 50 डिग्री नीचे का तापमान है। लेकिन रणनीतिक ऊंचाई इतनी महत्वपूर्ण है कि सेनाएं वहां डटी रहती हैं। लेकिन कूटनीति हमेशा उलझनों में ही नहीं फंसी रहती। कभी कभी इन विवादों को सुलझाया भी जाता है। बिल्कुल, जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच एन्क्लेव का आदान प्रदान। हाँ, 2015 में यह दुनिया की सबसे जटिल सीमाओं में से एक थी। ऐसी बस्तियां थीं जो भारत की जमीन थी, लेकिन वे पूरी तरह से बांग्लादेश की सरहद के अंदर फंसी हुई थीं। एक देश से दूसरे देश की जमीन के अंदर फंसे होने का मतलब है कि ना बुनियादी ढांचा पहुंच पा रहा था, ना प्रशासन। लेकिन दोनों देशों ने ऐतिहासिक रूप से इन बस्तियों की अदला-बदली की और सीमा को सीधा किया। और अगर हम दक्षिण की ओर देखें तो श्रीलंका के साथ कोई जमीनी सीमा नहीं है। वहां पाक चलडमरू मध्य नाम का 30 किलोमीटर का एक उथला समुद्री भाग है। और वहीं पर कच्ची तीवू नाम का एक छोटा सा द्वीप है, जिसे लेकर मछुआरों के अधिकारों की बहस छिड़ती रहती है। तो इस सबसे ये साफ है कि लकीरें सिर्फ जमीन नहीं बांटती, वे नदियों का पानी, ऐतिहासिक धरोहरें और सबसे महत्वपूर्ण लोगों के जीवन को बांटती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब जब हमने इन जटिल सीमाओं को समझ लिया है, तो आइए इस वर्चुअल गूगल अर्थ को और ज्यादा जूम इन करते हैं। हाँ, अब देखते हैं कि इन सीमाओं के भीतर आकर रहता कौन है। 2011 की जनगणना के अनुसार आबादी 1.2 अरब थी और अब अनुमान है कि ये 1.4 अरब को पार कर चुकी है। और ये पूरी आबादी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई है। यहाँ की धार्मिक विविधता तो पूरी दुनिया में जानी जाती है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन सब है। और भाषाओं की बात करें तो आंकड़ा और भी चौंकाने वाला है। हाँ, संविधान की 8वीं अनुसूची में आधिकारिक तौर पर 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। होता है, लेकिन हर राज्य की अपनी भाषाई पहचान है। बिल्कुल। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मेरे दिमाग में एक एनालॉजी आ रही है। बताइए। अगर हम भारत के इस भाषाई और सांस्कृतिक ढांचे को एक विशाल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह देखें, तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 22 अलग-अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक साथ काम कर रही हैं। ये बहुत ही दिलचस्प तुलना है। लेकिन एक बात बताइए, क्या असल में ये एक भयानक एडमिनिस्ट्रेटिव सिरदर्द नहीं है? ये पूरा सिस्टम एक साथ सुचारू रूप से कैसे चलता है? क्रैश क्यों नहीं हो जाता? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। तकनीकी नजरिए से देखें तो इसे क्रैश हो जाना चाहिए, लेकिन यहीं पर भारत का संघीय ढांचा यानी फेडरल स्ट्रक्चर एक मिडलवेयर की तरह काम करता है। अच्छा। हाँ, ये मिडलवेयर क्षेत्रीय स्वायत्तता और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन बनाता है। स्रोत बताते हैं कि ये विविधता कभी-कभी क्षेत्रीय असंतोष पैदा करती है। हाँ, वो तो हम अखबारों में पढ़ते ही हैं। लेकिन लंबी अवधि में यही सांस्कृतिक और भाषाई विविधता भारत की ताकत है। ये एक शॉक अब्जॉर्बर का काम करती है। क्या बात है। और ये सांस्कृतिक जीवंतता सिर्फ राजनीति में नहीं बल्कि कला में भी दिखती है। बिल्कुल। भरतनाट्यम और उड़ीसी जैसे शास्त्रीय नृत्यों से लेकर भांगड़ा और गरबा जैसे लोक नृत्यों तक।
और अगर आधुनिक संस्कृति की बात करें तो भारतीय सिनेमा का परिदृश्य भी बदल रहा है। हाँ, डेटा के अनुसार मल्टीप्लेक्स के बढ़ते चलन के बीच दक्षिण भारतीय सिनेमा अब कुल राजस्व में 75% से अधिक का योगदान दे रहा है। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये दिखाता है कि कैसे क्षेत्रीय संस्कृतियां अब मुख्यधारा बन रही हैं। बिल्कुल। लेकिन देखिए, इन सीमाओं के भीतर केवल इंसान ही नहीं रहते। यहाँ की विविध जलवायु ने वन्य जीवों के लिए एक अविश्वसनीय वातावरण तैयार किया है। हाँ, और इसे हम वापस अपनी भौगोलिक संरचना से जोड़ सकते हैं। भूगोल ही वो कैनवास है जिस पर प्रकृति अपना जीवन उकेरती है। जैसे लद्दाख का हेमिस नेशनल पार्क, ये एक बर्फीला रेगिस्तान है, लेकिन वहाँ हिम तेंदुआ जैसी दुर्लभ प्रजातियां पनपती हैं। और मणिपुर का केवुल लामजाओ नेशनल पार्क। अरे हाँ, जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क। इसके पीछे का मैकेनिज्म बहुत ही अद्भुत है। ये पार्क लोकटक झील के ऊपर है और इसमें फुमदी नाम की एक अनूठी संरचना पाई जाती है। फुमदी? हाँ, ये सड़ी गली वनस्पतियों और मिट्टी का एक मोटा आवरण होता है जो पानी के ऊपर तैरता है, और इसी पर संगाई हिरण रहते हैं। ये तो प्रकृति का जादू है। और इसी तरह उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट बाघों के लिए और फूलों की घाटी अपने दुर्लभ फूलों के लिए मशहूर है। और गुजरात का गिर एशियाई शेरों के लिए। और वहीं गुजरात में कच्छ की खाड़ी का समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी है। और अंडमान के महात्मा गांधी मरीन और साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान तो हैं ही। बिल्कुल। और ये सब मुमकिन हुआ है हिमालय की ऊंचाई और तटीय मैदानों की गहराई की वजह से। इन्हीं भौगोलिक विविधताओं ने अलग अलग माइक्रोक्लाइमेट तैयार किए हैं जिससे इतनी अलग अलग प्रजातियों को पनपने का मौका मिलता है। मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक ही थीम पार्क में आपको दुनिया के हर तरह के इकोसिस्टम का अनुभव मिल जाए। बर्फीले रेगिस्तान से लेकर समुद्री पार्कों तक, सब एक ही देश में। ये थीम पार वाली बात एकदम सटीक बैठती है। तो आज की इस चर्चा को समेटते हुए अगर देखें तो हमने दुनिया के नक्शे से शुरुआत की। हाँ, महाद्वीपों और महासागरों से। फिर भारत की जमीन, खिसकती टेक्टोनिक प्लेट्स, तनावपूर्ण सीमाओं और अंततः इसके विविध लोगों और वन्य जीवों तक का सफर तय किया। मुझे लगता है ये ज्ञान हमारे श्रोताओं को भविष्य में नक्शे देखने का एक नया नजरिया देगा। बिल्कुल। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक आखिरी विचार सामने रखना चाहूंगा। जी जरूर। हमने शुरुआत में बात की थी कि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट आज भी हर साल 5 सेंटीमीटर खिसक रही है और हिमालय लगातार ऊंचा हो रहा है। हाँ, हमने डेटा देखा था इसका। तो जरा भूवैज्ञानिक समय यानी जियोलॉजिकल टाइम के पैमाने पर सोचिए। आज से लाखों साल बाद भारत का भौगोलिक नक्शा कैसा दिखेगा? नदियां अपना रास्ता बदल चुकी होंगी, समुद्र का स्तर अलग होगा। सही बात है। तो क्या ये संभव नहीं है कि आज हम जिन राजनीतिक सीमाओं को लेकर इतने विवादों में उलझे हुए हैं, वे भूवैज्ञानिक समय के पैमाने पर सिर्फ एक अस्थायी लकीरें हैं? वाह, ये सच में एक ऐसा विचार है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। प्रकृति की घड़ी में हमारी ये सरहदें बहुत छोटी और अस्थायी हैं। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी ऐसे ही विषयों की गहराई में